दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 6 चैप्टर 4 जिसका टॉपिक है मानचित्र। आप लोगों ने इस चैप्टर की थ्योरी प्रीवियस डे अर्थात पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे और शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे। दोस्तों यह क्लास स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एग्जामिनेशन, टीएसटी, पीएसटी, सुपर टेट, एसएससी सीजीएल, एसएससी, एसएससी जीडी, डी ट्रिपल एसबी, इवन ऐसे सारे के सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें यह टॉपिक आता है। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले 4 लाइनें आप लोगों के लिए। कोशिश नाकाम हुई तो क्या, कोशिश नाकाम हुई तो क्या, जीत तो मंजिल पाने की है। मुसीबतें राहों में बिखरी तो क्या, बात शिद्दत से मुकाम चाहने की है। दोस्तों आइए अब अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका टॉपिक है मैप। आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी, किसी भी चीज को बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेन में उसका मैप डिजाइन किया जाता, फिर कागज पर बनाया जाता, फिर उसे बाहर इंप्लीमेंट किया जाता, अर्थात उसे एक स्वरूप प्रदान किया जाता है। जैसे एक घर बनाना हो तो इसका भी कुछ ना कुछ खाका तैयार करना पड़ता है कि ये रूम 3x4 का होगा, या 10 मीटर लंबा होगा, या 5 मीटर लंबा होगा, या 50 मीटर का हॉल होगा। इस तरीके से चलती रहती है। आपने इंडिया का मैप देखा होगा, अपने स्टेट का देखा होगा, जिले का देखा होगा, गांव का देखा होगा, पूरे वर्ल्ड का देखा होगा। इनमें कुछ ना कुछ पैमाने दिए जाते हैं। फिर इससे हम दूरी के बारे में भी पढ़ते हैं, दिशा के बारे में भी पढ़ते हैं, कौन सा शहर कितनी दूरी पर स्थित है, पैमाने के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों ग्लोब क्या है? ग्लोब में पूरे वर्ल्ड का क्या होता है, मैप होता है। उसे आराम से आप घुमाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, मानचित्र को। पहला टॉपिक है मानचित्र। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र। अर्थात जब भी आप किसी का मैप बनाएंगे, नक्शा बनाएंगे, मानचित्र बनाएंगे तो उसका एक हिस्सा ही आप देख पाएंगे, उसके पीछे वाले हिस्से को हम प्रदर्शित नहीं कर सकते। और इसे प्रदर्शित करने के लिए चपटी आकृति प्रदान करनी पड़ती। आपने देखा होगा कि जो नक्शे होते हैं, मैप होते हैं, वो किसी न किसी पेपर पर ही बने होते हैं। वो चार्ट पेपर भी हो सकता है या वो अदर कुछ पेपर हो सकता, बट होंगे वो मैक्सिमम पेपर ही पर प्रेजेंट किए जाते हैं ताकि उन्हें हम आराम से देख सकें। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपने थ्योरी में नहीं पढ़े थे, इसलिए डियर स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से सुने। पहला हम लोग देखेंगे, जो विश्व के ग्लोब के निर्माता हैं मार्टिन बहम। विश्व का ग्लोब हम सभी लोगों ने देखा है, ग्लोब में पूरी पृथ्वी की आकृति है। तो विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बहम है और विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अनेक्सी मेंडर है। देखिए, विश्व मानचित्र की बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि अनेक्सी मेंडर है। और भूगोल के जनक कौन है? हिकैटियस हैं। भूगोल के जनक हिकैटियस हैं। व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज। तो 4 चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं। विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बहम है, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अनेक्सी मेंडर हैं, भूगोल के जनक हिकैटियस हैं, व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज है। बस दोस्तों एक बार और आप रिवाइज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाए। जैसे नीचे से पढ़ें, व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है? इरेटोस्थनीज। हिकैटियस किसके जनक हैं? भूगोल के जनक हैं। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? अनेक्सी मेंडर है। और विश्व ग्लोब के कौन है निर्माता या निर्माणकर्ता? मार्टिन बहम। तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि जो मानचित्र होता है वो कितने प्रकार का होता है। आप समझ लो ये 3 प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तीनों प्रकारों को दोस्तों फटाफट रिवाइज करते हैं। देखिए पहला क्या है? भौतिक। तो भौतिक मानचित्र क्या होता है? इसमें पृथ्वी की प्राकृतिक होगी, सारी नेचर की चीजें होंगी। उसमें देखिए नदी भी हो सकती, सागर भी हो सकते हैं, महासागर भी हो सकते, मैदान,
घास के मैदान, पठार, पहाड़ी, पर्वत इत्यादि चीजें इसमें प्रदर्शित की जाएंगी। इसको भौतिक मानचित्र कहेंगे, फिजिकल मैप भी इसको इंग्लिश में कहते हैं। देखिए, जब भी भौतिक की बात की जाए, जिसे आराम से आप देख सकते हो, जैसे पर्वतों को, पठारों को, मैदानों को, सागर को, नदियों को, झरने को, इन सबको जब हम देख सकते हैं, नेचुरल रूप से ये चीजें पाई जाती हैं, तो इसको भौतिक मानचित्र कहा जाता है। दूसरा टॉपिक है राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र किसको कहा जाता है? जैसे अपना देश है, विभिन्न प्रकार के देशों से सीमा बनाता है। अपना राज्य है, विभिन्न राज्यों से सीमा बनाता हो सकता है, राष्ट्रीय सीमा भी बनाता हो राज्यों से भी। कोई राज्य ऐसे भी होंगे, काफी राज्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जैसे कि राजस्थान पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो ये एक छोटी छोटी सी एग्जाम्पल है, और वो भी राजस्थान के कुछ जिले ही पाकिस्तान से सीमा बनाते होंगे। तो दोस्तों क्या होता है, देखिए, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को मानचित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं दोस्तों? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो जहां पर राज्यों के, शहर की चर्चा हो, नगर गांवों के, ये कैसे सीमा जोड़ रहे हैं। कोई देश से सीमा जोड़ेगा, कुछ राज्यों से, कुछ जिलों से, कुछ गांवों से, कुछ नगरों से। तो इनकी जो सीमा दर्शाने का कार्य किया जाता है, वह दोस्तों राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत आता है। इसको पॉलिटिकल मैप भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको डियर स्टूडेंट्स पॉलिटिकल मैप भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है थीमेटिक मानचित्र। देखिए दोस्तों, थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते, जैसे सड़क का, वर्षा का, वन तथा उद्योग। तीन चार चीजें विशेष ध्यान रखें। वर्षा हो सकती है, वन, ठीक है, सड़क का मानचित्र, सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती, एक विशेष चिन्ह के माध्यम से दर्शाया जाएगा। और सड़क कहां से कहां, किस राज्य से जोड़ती है या किस देश को भी जोड़ने का कार्य करती है, ये सड़क हो गया। उद्योग, कौन सा एरिया इंडस्ट्रियल है, एक विशेष प्रतीक के माध्यम से दर्शाया जाता है दोस्तों। ये सब क्या है? ये थीमेटिक। आपने तीन चीजें पढ़ी, भौतिक मानचित्र, दूसरा राजनीतिक, भौतिक में पर्वत, नदियां, घास के मैदान, पहाड़ वगैरह आपने पढ़ी। इसके अलावा आपने पढ़ा जाके राजनीतिक, जो अपना देश है, देश के अंदर राज्य हैं, राज्य के अंदर जिले हैं, जिलों के अंदर शहर, फिर गांव, कस्बा, छोटे छोटे नगर, मोहल्ले, ये किस किस से सीमा बनाते, इस सीमा को दर्शाने का जो कार्य किया जाता है, वह राजनीतिक मानचित्र, या इंग्लिश में इसको पॉलिटिकल मैप भी कहते हैं। थीमेटिक की बात करें तो इसमें सड़क का मानचित्र हो सकता है, वर्षा का मानचित्र भी हो सकता है, वन तथा उद्योग के भी इसमें मानचित्र होंगे। इसी को थीमेटिक मानचित्र कहा जाएगा। अब हम लोग देखेंगे मानचित्र के तीन घटक। देखते हैं मानचित्र से हमें क्या क्या पता चलता है। इसके तीन घटक कौन से हैं? पहला है दूरी। आराम से हम दूरी पता कर सकते हैं कि अगर आप देखना चाहें कि लखनऊ से भोपाल की दूरी, या जयपुर से आप डायरेक्ट गोवा की दूरी देखना चाहें, तो दूरी की जानकारी आराम से मिल जाती है। किस दिशा में है, कौन सा राज्य किस दिशा में, कौन सा शहर किस दिशा में, गांव, कस्बा, देश किस दिशा में है, ये सब मैप से पूरी की पूरी जानकारी दोस्तों मिलती है। इसके अलावा ये प्रतीक, प्रतीक का मतलब होता है कि जो गांव होंगे उन्हें एक विशेष प्रतीक के माध्यम से दर्शाया जाएगा, शहर कस्बों को अन्य प्रतीकों से दर्शाया जाएगा, घास के मैदान, उद्योग, जैव प्राणी उद्योग, मनुष्यों की घनिष्ठ आबादी या कम आबादी वाले क्षेत्र, ये विभिन्न प्रतीकों से दर्शाए जाते हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को अध्ययन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो अच्छे से इसके बारे में स्टडी कर सके। देखिए, पहला टॉपिक है दूरी। क्या है दोस्तों? दूरी। देखते हैं दूरी क्या है। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा मानचित्र के छोटे पैमाने पे खींचे जाते हैं। देखिए, मानचित्र क्या है? एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को
छोटा मानचित्र के छोटे पैमाने से खींचे जाते हैं। तो ये बात रही। दूसरा है दिशा, जिसको इंग्लिश में डायरेक्शन कहते हैं। अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। ये तीर का निशान दिशा को दर्शाता है। अब आप मैप देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा, और मुख्य जो दिशाएं होती हैं उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, ये मुख्य दिशाएं होती हैं। इन्हीं को मिलाकर अन्य दिशाएं बन जाती हैं। जैसे उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर पूर्व बन जाएगा, जिसमें अपना भारत देश स्थित है। क्या है दोस्तों? जिसमें अपना भारत देश स्थित है उसकी डायरेक्शन है अकॉर्डिंग टू ग्लोब उत्तर पूर्व। क्या है दोस्तों? उत्तर पूर्व इसकी स्थिति है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोग देख पा रहे होंगे प्रतीक। देखिए प्रतीक क्या होता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छाया और रंगों तथा चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाते हैं। जैसे कोई मैप बनाना है तो घनी आबादी है तो आप सबका तो घर बनाएंगे नहीं। हो सकता है कुछ ऐसे प्रतीक चिन्ह आप दो चार रख दें जिन प्रतीक चिन्हों का मतलब होता है अधिक भीड़ वाला क्षेत्र। अच्छा, क्या है? ऐसी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया भी कह सकते हैं। जैसे वन को दर्शाना है, उद्योगों को दर्शाना है, जंगलों को दर्शाना है दोस्तों, पोर्ट को दर्शाना है अर्थात जो समुद्री जहाज वगैरह है, महासागर के एरिया को दर्शाना है। तो दोस्तों पूरे पानी को न दिखाकर एक विशेष चिन्ह के माध्यम से दर्शा देंगे, विशेष रंगों का उपयोग करके इसको दर्शा देंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने प्रतीक के बारे में पढ़ा। अब उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे भवनों, सड़कों, पुल, वृक्षों आदि को अगर दर्शाना हो तो एक एक चीज को हम नहीं दिखा सकते, बट एक विशेष चिन्ह के माध्यम से दर्शा सकते हैं कि इतने क्षेत्र में वन है, इतने क्षेत्र में कुओं की संख्या अधिक है, यहाँ पर पुलों की संख्या अधिक है, या वृक्ष, उद्योग या अन्य चीजें भी अधिक है। इनको इस्तेमाल करने के लिए, दर्शाने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के अक्षरों और शेड अर्थात क्या बोलते हैं, शैडो, छाया का या रंगों का या चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाते हैं। अब अपने पास जो अन्य टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, वह है रूढ़ प्रतीक। क्या है? देखिए क्या है, विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः जो नीला रंग होता है, क्या है, नील रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए किया जाता है। नीला रंग यहाँ पर क्या है दोस्तों, नीला रंग है, इतना आप लोग जरूर याद रखें। नीले रंग का स्पेशली उपयोग किसमें किया जाता है? सागरों, महासागरों, जलाशयों, तालाबों, इन सब चीजों को दर्शाने के लिए ब्लू कलर को इस्तेमाल किया जाता है। जो भूरा रंग होता है जिसको ब्राउन बोलते हैं, वह पर्वतों को दर्शाने के लिए होता है। भूरा रंग जो होगा पर्वतों को दर्शाने के लिए, पीला रंग पठारों के लिए, हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए होता है। नीला जो रंग है वह इस्तेमाल किया जाता है जलाशयों के लिए, जो भूरा रंग है पर्वतों के लिए, पीला रंग है वह जो दोस्तों है पठारों के लिए, और हरा रंग है स्पेशली घास के मैदानों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। घास के मैदान के लिए क्या है, हरा कलर बेस्ट है, चारों तरफ हरा हरा ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आपके सामने रेखा चित्र। देखिए दोस्तों रेखा चित्र क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अपने मित्र के घर जाना चाहते लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। अर्थात आप मान लीजिए आपका नाम राहुल है और आपको जाना है रोहित के घर। तो रोहित ने बताया कि जब राहुल तुम अपने घर से निकलना 2 किलोमीटर आप चलना तो वहां पर आपको चौराहा मिलेगा। चौराहा से आप दाहिनी तरफ मुड़ जाना। दाहिनी तरफ आप देखेंगे एक पीपल का वृक्ष लगा हुआ है तुम्हारे बाएं हाथ पे। फिर उसके बगल से मुड़ जाना तो आपको मंदिर मिलेगा। मंदिर से 2 कदम छोड़कर मेरा घर है। इस तरीके से उन्होंने अपने दोस्त को रास्ता बता दिया। उस दोस्त ने क्या किया, अपने दिमाग में सेट कर लिया, या जिसने ये एड्रेस बताया था उसने क्या किया, पेपर कॉपी पर इसको ड्रॉ कर दिया कि आप यहाँ से यहाँ जाएं, फिर वहां से वहां निकल जाएं। इस तरीके से आप निकल जाएं तो इसको क्या कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। ये क्या होता है अपने, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं। आपका चित्र अपने जो मित्र है वह घर का जो रास्ता है बताने के लिए क्या करेगा, एक कच्चा आरेखण तैयार करेगा।
फटाफट या तो बना देगा या आपको बता देगा तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। इसको कच्चा आरेखण कहते हैं। अगला टॉपिक आप लोग खाका देख पा रहे होंगे। क्या देख पा रहे होंगे दोस्तों? खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़ा पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। देखिए, तो खाका आप लोगों ने दोस्तों समझा। खाका क्या होता है? जैसे एक कमरे की लंबाई 10 बाई 15 है, तो इसको किस तरीके से बनाना, क्या करना, तो एक खाका तैयार करना होता है। एक जैसे कोई छोटा क्षेत्र है, उसे बड़े पैमाने पर खींचा जाता है, फिर इसी को क्या कहते हैं? रेखा चित्र खाका कहा जाता है। तो आपने खाका पढ़ा, रेखा चित्र पढ़ा, फिर आपने रूल प्रतीक पढ़े, फिर सिर्फ प्रतीक पढ़े। देखिए, प्रतीक की बात करें तो प्रतीक का मतलब होता है कि आप जैसे भवनों, वृक्षों, सड़कों, पुलों को कुछ एक विशेष निश्चित अक्षरों या छाया रंगों द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। रूल प्रतीक क्या होता है कि जलाशय नीले से ही दिखाया जाएगा, जो पठार है वो पीले से, जो घास के मैदान उनको हरे के माध्यम से ही दर्शाया जाएगा। क्योंकि ये चीजें दोस्तों हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। फिर मानचित्र के 3 घटक पढ़े, दूरी, दिशा और प्रतीक, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, दूरी मैंने आपको बताया है। मानचित्र क्या होता है? एक प्रकार का आरेखण होता है, तो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा मानचित्र के रूप में खींचा जाता है। अब जैसे आप ऐसे जाना चाहें कि अमेरिका ही हमको जाना है, तो आप फ्लाइट से जा सकते हैं, बट पैदल थोड़ा कठिन है, बल्कि असंभव है दोस्तों। तो इतने सब देशों को एक मानचित्र के माध्यम में दर्शाना, छोटे मानचित्र में लाना, ये सब क्या होता है? दूरी के अंतर्गत आता है। या एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी भी हम इसी पैमाने के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। और दिशा की बात करें तो दिशा क्या होता है कि ये उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व या उत्तर पूर्व, या आपने देखा होगा कि उत्तर पश्चिम, ठीक है, पश्चिम, या फिर आपने देखा होगा कि दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व, ये विभिन्न प्रकार की दिशाओं के बारे में भी आपने जानकारी ली होगी। तो इतनी चीजें आपने पढ़ी। फिर आपने क्या पढ़ा दोस्तों? प्रतीक वगैरह भी आपने पढ़े। देखिए, ऊपर पढ़ते हैं। आपने 3 प्रकार के मानचित्र पढ़े, भौतिक, जिसमें पर्वतों, पठारों, नदियों के, महासागर के, इन सब की चर्चा है। फिर आपने राजनीतिक पढ़ा, जिसमें राज्य, नगर, शहर, देश, गांव, मोहल्ला, नगर कितने कितने से अपनी सीमा साझा करते, इसको राजनीतिक पॉलिटिकल मैप भी कहते हैं। तीसरा आपने थीमेटिक पढ़ा। थीमेटिक में जैसे सड़क का मानचित्र हो सकता है, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि की विवरण को दर्शाने वाले मानचित्र इसको कहते हैं। इतनी चीजें। अब आपने देखिए यहाँ पर क्या पढ़ा कि विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? मार्टिन बेहम है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? अनेक्सी मेंडर है। भूगोल के जनक है हिकैटियस, और व्यवस्थित भूगोल के जनक है इरेटोस्थेनीस। क्या है? इरेटोस्थेनीस है। इसके अलावा मानचित्र की हम लोगों ने डेफिनेशन भी पढ़ी थी दोस्तों, कि पृथ्वी की सतह इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या होता? मानचित्र इसको कहते हैं। इंग्लिश में इसको मैप भी दोस्तों कहा जाता है। तो मानचित्र पढ़ा। फिर विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बेहम, विश्व मानचित्र के अनेक्जीमेंडर, भूगोल के जनक हिकैटियस, व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेटोस्थेनीस। फिर आपने पढ़ा भौतिक मानचित्र, जिसमें पर्वत, पठारों की और नदियों, जलाशयों के दिखाया जाए, उसे भौतिक कहते हैं। राजनीतिक, गांव, शहरों को, जब कोई अन्य, जैसे मान लीजिए किसी के क्या है, राजनीतिक मानचित्र में क्या होगा? राज्यों, नगरों, शहरों, देशों, मोहल्ला, सबकी सीमाओं के बारे में भी चर्चा है। थीमेटिक पढ़ा। मानचित्र के 3 घटक भी पढ़े, दूरी, दिशा और प्रतीक। रूल प्रतीक भी पढ़े, रेखा चित्र, और फिर खाका भी लास्ट में हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा है। कितनी चीजें पढ़ी हैं? इतनी चीजें दोस्तों हम लोगों ने पढ़ी हैं। सबको आप लोग याद रखें और सपने पूरे करने की कोशिश करें दोस्तों। आपको लगातार एनसीईआरटी की क्लासेस मिलती रहेंगी। आपको करना क्या है दोस्तों? देखिए, ये आपको क्लास 6 में चैप्टर 4 तक आपको अवेलेबल है। हिस्ट्री अवेलेबल है, पॉलिटी अवेलेबल है, जियोग्राफी अवेलेबल है। अदर साइंस की क्लासें पढ़ी हैं 6 to 10। क्या पढ़ी हैं? 6 to 10 पढ़ी, उनको देखें और अपने दोस्तों सपने फटाफट साकार करें। अगर आपको लगातार ऐसी क्लासें चाहिए तो आपको एक काम करना पड़ेगा दोस्तों, मेरी क्लास को लाइक करना पड़ेगा,
शेयर करना पड़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।